अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत। ये लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार सुनते हैं और हम कहते भी हैं कि हमारा पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। बट इन रियलिस्टिक टर्म्स ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में एग्ज़िस्ट नहीं करती, एक हाइब्रिड रेजीम है, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी है। आज हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और डेमोक्रेसी का एनालिसिस करेंगे कि डेमोक्रेसी रियल टर्म्स में होती क्या है और पाकिस्तान में इसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल क्यों हुई और उसके क्या क्या उनकी क्या क्या वजूहत हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। हम इसको एगमायर से, इस प्रॉब्लम से या इस मैस से कैसे अपने आप को निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस की टर्न आउट है वो लो होती है, तो उसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर क्या होता है। अलेगोग्रेसी ये क्या होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के दौर का एक हॉट टॉपिक है, उसका डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज डिमोज, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड डिमोज। डिमोज का मतलब होता है पीपल। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पीपल, डिमोज। और क्रेसी, ये जो है क्रेटोस से वर्ड निकला है, इसका मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इब्राहम लिंकन की जैसे डेफिनेशन थी। तो इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू डेलिब्रेट एंड डिसाइड लेजिस्लेशन और टू चूज गवर्निंग ऑफिशियल्स टू डू सो। इसमें ये होता है कि लोग अपने में से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मुंतखब करते हैं और वो हुकूमत को रन करते हैं। इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ओल्ड टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में, ग्रीक्स के टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी। सिटी स्टेट्स का कंसेप्ट था, छोटे छोटे मुल्क हुआ करते थे, एक शहर ही एक मुल्क हुआ करता था। लेकिन जो जो एवोल्यूशन हुई, जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आए, उसके बाद जो है इसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज करता गया और फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया, जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं, आपकी लेजिस्लेशन करते हैं, गवर्निंग बनाते हैं और हुकूमत बनाते हैं और एक जो है स्टेट को वो रन करते हैं। उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द वेल बीइंग, अब जो है अब्दुल कलाम जो है प्रेसिडेंट रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट थे, वो उनके अल्फाज हैं। इन अ डेमोक्रेसी द वेल बीइंग, इंडिविजुअलिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ every citizen is important for the overall prosperity, peace and happiness of the nation। अब वो ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी शख्स की, किसी भी सिटीज़न की वेल बीइंग, उसकी इंडिविजुअलिटी, हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसी से हम नेशन की प्रॉस्पेरिटी और नेशन के अंदर पीस और नेशन की जो हैप्पीनेस है उसको इंश्योर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बी अब्दुल कलाम जो है, पी जे अब्दुल कलाम, उनके मुताबिक ये उनके अल्फाज हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी के, इसके ऊपर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी के, ओवरऑल जो है चैलेंजेस वो कौन कौन से हैं। अब उसमें उस उधर जाने से पहले हम एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम एथेंस, ग्रीस, द बर्थ प्लेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द अर्ली फिलोसफिकल थॉट्स। तो डेमोक्रेसी की जो हमें बुनियादें हैं या रूट्स हैं कहाँ पे मिलती हैं, वो ग्रीस में मिलते हैं। Over time, democracy evolved in its meaning and influence to the modern day terms, which by and large credits democracy as prerequisite towards a peaceful society। आज हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक गारंटी है टूवर्ड्स अ पीसफुल सोसाइटी की तरफ। द अपीलिंग टूल शुड बी बेटर पॉलिसीज, नॉट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मैसेज। अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि बेटर पॉलिसीज होनी चाहिए जो अपीलिंग टूल हो, इंस्टेड के लोगों के सेंटिमेंट्स होंगे। देखें लोगों के सेंटिमेंट्स किसी वक्त कैसे होते हैं, किसी वक्त कैसे होते हैं, तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर हमें पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए, बल्कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, बेटर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, सेंटिमेंटल नहीं होनी चाहिए बल्कि रैशनल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्री रेक्विजिट्स क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान के अंदर। तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी ग्रोज एंड फ्लरिशेज इन दो सोसाइटीज़ वेयर देयर इज़ एन एजुकेटेड एंड सेंसिबल इलेक्टोरेट। जो
जमहूरियत है उन ममालिक में स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सेंसिबल इलेक्टोरेट्स हैं, वोट डालने वाले सेंसिबल हैं, वो बिरयानी के प्लेट पे बिकने वाले नहीं है। इंस्टेड दे हैव रैशनल माइंड्स, दे वोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स बाय कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि उस रिप्रेजेंटेटिव ने उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या रोल प्ले किया है, क्या उसने अपने मैनिफेस्टो को फुलफिल किया है कि नहीं किया, उस बुनियाद पे वो क्या करते हैं, वोट प्ले करते हैं, वोट जो है वो कास्ट करते हैं। सिंसियर कितने हैं वहाँ के सिटीजन, और लीडरशिप वहाँ की कितनी केपेबल है। अंगूठा छाप तो नहीं है वहाँ पे लोग, तो अगर वहाँ केपेबल लीडरशिप है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी। अमेरिका की हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूके की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अलावा स्कॉटलैंड की एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी जमहूरियत मजबूत क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, वहाँ के लोग सेंसिबल इलेक्टोरेट्स हैं, वहाँ पे सिंसियर हैं, कीपेबल लीडरशिप वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा और इसका प्रीरेक्विजिट क्या हो सकता है, साउंड इकोनॉमी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इसमें ये एक हम कोट हम अक्सर सुनते हैं कि जो भिखारी होते हैं वो कभी वो चूज़ नहीं कर सकते। सो जब आपके पास कशकोल होगा, यू हैव योर हैंड्स डाउन, और आप क्या मांग रहे होंगे, किसी मुल्क से किसी से लोन मांग रहे हैं, किसी से एड मांग रहे हैं, देन देर आर चांसेस के देर आर सो मैनी सेटबैक्स टू योर डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ के जो लैंडर्स हैं आपको जो लोन देने वाले हैं वो अपनी टर्म्स पे आपको लोन देंगे, आपको डिक्टेट करेंगे, तो आप पपेट्स बन जाएंगे उनके सामने, कठपुतली बन सकते हैं अगर आपकी इकॉनमी वीक है। सो देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग और साउंड इकोनॉमी। तो जिस मुल्क के अंदर इकोनॉमी के लिए वो स्ट्रांग होते हैं तो वो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है। इसकी एग्जांपल हम अमेरिका को कोट कर सकते हैं। अगला प्रीरेक्विजिट क्या है, अगली क्या चीज़ है जो एक मुल्क में जो डेमोक्रेसी है या जमहूरियत को मजबूत करती है, वो मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ है, कि वहाँ की मिडिल क्लास को कितना मौका मिलता है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव असम्बलीज़ में जाके बैठते हैं और क्या करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, डिबेट करते हैं। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ दैट इन पाकिस्तान देर इज़ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यहाँ पे खानदानी निज़ाम चला आ रहा है, जो सियासतदान है 3-4 खानदानों से बिलोंग करते हैं और कब से हमें पाकिस्तान को रूल करते आ रहे हैं। दैट्स पाकिस्तान हैज़ वीक डेमोक्रेसी, और जिन ममालिक के अंदर जो मिडिल क्लास है उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी क्या है, हमें मजबूत नज़र आती है। मज़ीद अगर हम बात करें टॉलरेंट सोसाइटी कि एक माशरा, वहाँ का एक अच्छी जो जमहूरियत वहाँ पे होती है जहाँ का जो माशरा होता है वो टॉलरेंट होता है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में हमें एक्सट्रीमिज्म नज़र आती है, जलाओ गिराओ हमें नज़र आते हैं। लास्ट डेज के हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जनावाला में जो फैसलाबाद में हुआ, दे बर्न टू एशेस सो मैनी चर्चेज। उससे क्या हुआ, एक एक्सट्रीमिस्ट जो एक आइडियोलॉजी है उसको फ़रोग मिला, पाकिस्तान की जो इमेजिंग है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो ख़राब हुई। इसके अलावा जो एक इमेज गया पाकिस्तान का, वो एक जो है इनटॉलरेंट सोसाइटी का गया। तो जो माशरे इनटॉलरेंट होते हैं तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी जो है बहुत कमज़ोर होती है। तो पाकिस्तान के साथ भी मसला यही है। दैट्स वाई जो डिक्टेटोरियल पावर्स होती हैं वो अपने हिसाब से पूरे उस मुल्क को चलाने की कोशिश करती हैं। माइट इज़ राइट होता है, इसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला रूल वहाँ उस कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज देर इज इनटॉलरेंट सोसाइटी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इनटॉलरेंट सोसाइटी है, और जहाँ पे टॉलरेंट सोसाइटी है वहाँ पे डेमोक्रेसी भी मजबूत है। द अदर प्रॉब्लम इज ऑर्गेनाइज्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज। ऑर्गेनाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अलाइंस बना लें। 13 पार्टीज का जो आज हमें एग्जिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि पीडीएम की शक्ल में, या पास्ट में हम देख रहे हैं तो अलाइंस बना लेते हैं, शेडो गवर्नमेंट्स बना लेते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए हमें पार्लियामेंट के अंदर, जो क्रिटिक करे, जो बात करे। कोई अगर गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज के ऊपर वो क्रिटिक करे और उसके ऊपर डिबेट हो, उससे ही अच्छी लेजिस्लेशन होगी। जब आप खुद ही हारने के बाद हुकूमत का हिस्सा बन के बैठ जाते हो, उनके साथी बन जाते हो, हाउ यू कैन क्रिटिक, हाउ यू कैन डिबेट, हाउ यू हैव सम काइंड ऑफ डिसेंट विद द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि वो जो जमहूरियत है वो कमज़ोर हो जाती है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ऑर्गेनाइज्ड मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है उस मुल्क के अंदर जहाँ पे एक जमहूरियत मजबूत होना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री मीडिया। प्रिंट मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमज़ोर क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इंजीनियर्ड है। पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको जो है सर्टन जो कॉर्पोरेट या जो सर्टन पावरफुल सेंटर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। द मीडिया ऑफ पाकिस्तान इज नॉट फ्री। द मीडिया ऑफ पाकिस्तान इज नॉट फ्री। वो उनके कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, कुछ जो पावरफुल सेंटर्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं, तो इंजीनियर्ड है।
जो पाकिस्तान का मीडिया, पीका जैसे लॉज हैं पाकिस्तान अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पैमरा जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, दीज आर अगर ये अच्छे से रेगुलेटरी रोल प्ले करें दैन दीज इंस्टीट्यूट्स आर गुड, बट लेकिन अगर वो किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करें तो दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट वर्किंग वेल, दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो जो क्या करते हैं, ट्रांसग्रेशंस करते हैं, किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में जो है हमें नज़र आता है डिफरेंट इदारे जो है वो एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो ये भी मसला है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस इन द पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में टॉलरेंस ही नहीं है। वो जमहूरियत तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके अंदर टॉलरेंस होती है, बर्दाश्त होती है। सपोज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के दौर में ही वाज नॉट रेडी टू सिट इन द पार्लियामेंट बिफोर द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन के साथ बैठना भी पसंद करते थे, और जो ऑपोजिशन है या पीडीएम पार्टीज हैं वो जो उस वक्त जो है उनके साथ बैठना बात करना नहीं पसंद करते थे। और आज के हालात में जो मौजूदा हुकूमत है, अभी तो निगरान हुकूमत है, लेकिन जब हुकूमत थी उनकी पीडीएम की तो वो अपनी अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सो दे हैव नो टॉलरेंस फॉर ईच अदर, या उनके आपस में टॉलरेंस थी नहीं, बर्दाश्त ही नहीं थी। टॉलरेंस पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे होती है वहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत वहाँ पे मजबूत होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम बात तो करते हैं, आर्टिकल नंबर 19A जो है, इसके अलावा आर्टिकल जो 19 है इसकी बात करते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात की जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। लेकिन हम क्या पाकिस्तान के अंदर आज़ाद हैं? क्या वी हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या हम बात कर सकते हैं, अपने राइट को जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सो दिस इज प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। हमारा मीडिया भी फ्री नहीं है, यहाँ पे लोग सिटीजन भी फ्री नहीं है। सो दिस इज अ सेट बैक टू डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, आपकी टॉलरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, टॉलरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास होता है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की मैंने जैसे पहले बात की, अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी। क्या पाकिस्तान के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेशन नज़र नहीं आती? वी सी डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान। आप सिंध में देख लें, अभी जनावाला की एग्जांपल दी आपने, क्रिश्चियन से या माइनॉरिटीज़ दी है, क्या उनके पास राइट नहीं है वहाँ पे रहने का? क्या दीज आर नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? आपका दिल करे आप उनके घर को जला दें, दिल करे किसी को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के उसका हैंग कर दो उसको। सो दिस इज़ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान की यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। दैट्स वाई ये पाकिस्तान के अंदर जो एक जमहूरियत है वो वीक है। वो सोसाइटीज़ मजबूत होती हैं वहाँ पे जो जमहूरियत है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हमें नज़र आते हैं। तो ये कुछ प्री रेक्विजिट्स थे जिन मुल्कों में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिवली एग्जिस्ट करती हैं। वो डेमोक्रेसी के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें कमज़ोर हैं वहाँ पे जो क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, बहुत कमज़ोर है, वीक है। हाइब्रिड रिजीम्स हमें नज़र आती हैं, वहाँ पे फिर हमें ऑटोक्रेट्स नज़र आते हैं, वहाँ पे हमें डिक्टेटर्स नज़र आते हैं, वहाँ पे हम डिक्टेटिंग पावर्स नज़र आती हैं जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान को कि जमहूरियत को कौन कौन से मसाइल रहे हैं और हो सकते हैं। तो इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाउंडेशनल चैलेंज, जब पाकिस्तान बना था, सो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी आउट ऑफ अ मोनार्की एंड अ मिलिट्री रूल। पाकिस्तान एक इंपीरियल जो अंपायर थी, ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, तो हम एक कलोनियल माइंडसेट हमारे पास एग्जिस्ट करता था। तो फाउंडेशनल तौर पे हम एक मिलिट्री से, हम एक रूल से निकल के आ रहे थे। तो ये फाउंडेशनल चैलेंज है कि हम डेमोक्रेसी के लिए उस तरह वेल प्रिपेयर नहीं थे, होमवर्क हमारा नहीं था। जैसे एक किताब है पाकिस्तान न्यू हिस्ट्री बाय इलान तालबूत ने किताब लिखी है। तालबूत डिस्कसेस द इंटरमिटेंट पीरियड ऑफ सिविलियन रूल अल्टरनेटिंग विद द मिलिट्री रिजीम्स एंड द स्ट्रगल्स टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में 33 इयर्स मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं वो डायरेक्टली उन्होंने रूल किया। ज़िया का दौर देख लें आप, अयूब का दौर देख लें आप, मुशर्रफ का दौर देख लें, याहिया का दौर देख लें। सो अब पाकिस्तान के अंदर सिविलियन जो गवर्नमेंट है डी रेल होती रही है मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर। दैट्स वाई जो एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर वो कमज़ोर हमें नज़र आती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर हमें जो 70 या 76 साल हो गए आज़ादी के, उसमें हमें मिलिट्री की जो इंटरवेंशन नज़र आती है और वो कंट्रोल करते हुए हमें नज़र आते हैं। सो दिस इज़ द फाउंडेशनल चैलेंज टू डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। Another challenge to the democracy of Pakistan, challenge of expansion, giving power to people and lower tiers of government। कि आप 18th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल नंबर 140A होने के बावजूद आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ही नहीं होने देते।
पाकिस्तान में पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं वो डिले हुए, मुख्तलिफ सूबों में डिले हुए। आप जो है पावर को कंसंट्रेट करना चाहते हो, पावर को डेलीगेट होने ही नहीं देते। सो जो एक्सपेंशन है, जो रूट लेवल पे आपने डेलीगेट करना था पावर को, जो कि डेमोक्रेसी की एक सोल के तौर पे वो काम करता है, एक एसेंस है कि जब आप डेलीगेशन ऑफ पावर, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम अपना कर सके, तो पाकिस्तान में जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है वो एग्जिस्ट हमें करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ और क्या मसला है? अब ये ना सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बल्कि ओवरऑल वो कंट्रीज यहाँ के अंदर जो डेमोक्रेसी कमज़ोर है, या उनको कौन कौन से चैलेंजेस हैं। नंबर वन, फाउंडेशनल चैलेंज उनका हो सकता है, हमारे पाकिस्तान का था, है। और चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन हमने बात की, पार्शियल मीडिया है। पाकिस्तान के अंदर जो है बाइस्ड मीडिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल मीडिया, बट द मोस्ट ऑफ द मीडिया ऑफ पाकिस्तान इज बाइस्ड। वो कंट्रोल्ड है, वो इंजीनियर्ड है, और जो ओपिनियन मेकिंग होती है वो सर्टन वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए होती है। दैट्स वाई पाकिस्तान हैज़ वीक डेमोक्रेसी। अगला जो चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर, पॉपुलिस्ट एंड अथॉरिटेरियन लीडर्स। पाकिस्तान के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, दे प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, दे प्ले रिलीजियस कार्ड, दे प्ले कश्मीर कार्ड, दे प्ले अदर काइंड ऑफ थिंग्स लाइक इकोनॉमिक कार्ड, दे प्ले महंगाई कार्ड। सो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, वो जज्बात से खेलते हैं लोगों को। अथॉरिटेरियन लीडर्स हमें नजर आते हैं, वो क्या करते हैं, एक सर्टन टाइम के लिए लोगों को जज्बात उभारते हैं, अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, हुकूमत में आते हैं और लोगों को किक आउट कर देते हैं। दिस इज प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। सो इन द वर्ल्ड इज म्यूचुअली डिक्लाइनिंग स्टालिंग विमेंस राइट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन भी कम है, ये भी एक सेटबैक है डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो इसके अलावा जो है अ प्रोमिनेंट पोलिटिकल साइंटिस्ट, डेमोक्रेसीज एंड विमेंस राइट्स गो हैंड इन हैंड। जो फुकुयामा है, फ्रांसिस फुकुयामा, क्या कहता है कि वो वाली जो मुल्क है जहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो वाले ममालिक जहाँ पे जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है, वो कमज़ोर है। सो आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं मानसा अमीनी की, ईरान के अंदर है, वहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल हमें नज़र आ रहा है। नॉर्थ कोरिया के अंदर हम देखें किम जोंग है, वहाँ पे आप सर्टेन ड्रेस पहन सकते हो, 10-12 कोई स्टाइल्स हैं उनके हेयर के, उससे अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। उन स्टाइल में आपने रहना होता है, खाना पीना उनके कंट्रोल में होता है, एवरीथिंग जो है उनके कंट्रोल में होती है। तो जहाँ पे पॉपुलिस्ट या लीडर्स होते हैं वहाँ पे अथॉरिटेरियन रूल भी हमें नज़र आता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान जो है माशी बुरहान के बिल्कुल दहाने पे खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ फॉरेन लोन, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, बिकॉज ऑफ बजट डेफिसिट, बिकॉज ऑफ सो मैनी डेफिसिट्स पाकिस्तान इज फेसिंग नाउ। पाकिस्तान इन तमाम मसाइल को उनका सामना है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान को फॉरेन लेंडर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, IMF के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, ADB के ऊपर, AIIB के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, चाइना इसके ऊपर, USA के ऊपर, KSA के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर, बिकॉज वी हैव इंटरेस्ट विद दिस कंट्रीज। तो ये लोग फिर हमें क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं। दिस इज आल्सो चैलेंज टू द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। एंड अदर प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो है एलेगोग्रेसी। एलेगोग्रेसी, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम इसका कनेक्शन देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से डेमोक्रेसी को ये सेटबैक है, ये इससे फ़ायदा हुआ है डेमोक्रेसी को। इसके ऊपर हम बात करते हैं। जिरोम ड्यूबरी जो है, अपनी किताब जो उनकी है, जो लेटेस्ट बुक है उनकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेमोक्रेसी, उसके अंदर वो फॉर्मुलेटेड द AI कैन फिल्ट्रेट द इनॉर्मस कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अलाउज इंस्टेंट एंड इनविजिबल रिएक्शंस। AI के पास इतना पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकता है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर कर सकती है। वो सर्टन काइंड ऑफ आइडियाज़ को लोगों को तक पहुंचने दे और सर्टन काइंड को रोक दे, उसके मुताबिक लोगों की ओपिनियन बनेंगे, उसके मुताबिक वोट डालेंगे, उसके मुताबिक हुकूमत आएगी। इसका मतलब है कि दोज हु आर कंट्रोलिंग द AI, दे कैन कंट्रोल द गवर्नमेंट इन सर्टन काइंड ऑफ कंट्री, दे कैन कंट्रोल द माइंड्स ऑफ पीपल। तो ये प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है कि वो डेमोक्रेसी वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इम्पैक्ट हो सकती है। इन सच सर्कमस्टांसेस automated content which is manufactured through stakeholders can influence the formation of the political will and the politicization of the views in the stakeholders favorable conditions। जिस मुल्क ने चाहा, जिसके पास AI स्ट्रॉन्ग हुई, वो सर्टन जो क्लास है उसको वो बेनिफिट दे सकती है कि वो लोगों के ओपिनियन को जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन करे। In post-truth era, the Cambridge Analytica scandal echoes as a classical example of reshaping the general will of the people through private enterprises। के private enterprises जो हैं जनरल विल जो है लोगों की, फॉर एग्जांपल हमारा मीडिया एक गलत चीज़ है उसको दिखाना शुरू कर देता है, मुसलसल 5-6 महीने दिखाता रहता है।
देन पीपल स्टार्ट कंसीडरिंग दैट कि ये चीज़ ठीक है, ऐसे ये सच है। जैसे कि हिटलर के दौर में उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कहता है कि झूठ को इतनी मरतबा बोलो कि वो सच लगने शुरू हो जाए। तो एआई हैज़ दैट पोटेंशियल कि वो झूठ इतना ज़्यादा बोले कि वो सच लगना शुरू हो जाए, तो लोगों का माइंड इस तरह बन जाएगा और वो इलेक्ट भी गलत लोगों को भी इलेक्ट सही समझ के कर लेंगे। तो दिस इज प्रॉब्लम विद लेगोक्रेसी कि एआई की वजह से आप क्या कर सकते हैं, लोगों के माइंड से खेल सकते हैं। आप गलत इन्फॉर्मेशन दो, उनको बताओ कि ये उसने कर दिया, ये कर दिया। अब ब्लैक वीडियो जो है इंजीनियर्ड वीडियोस दिखाओ, इंजीनियर्ड ऑडियोज दिखाओ, तो लोगों का ओपिनियन अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमने जैसे कोर्ट की कैम्ब्रिज जो एनालिटिका स्कैंडल आया था, उसमें जनरल विल ऑफ द पीपल के साथ उन्होंने प्ले किया था, एक कॉर्पोरेट ने, एक बिजनेस जो टाइकून्स ने प्ले किया था, अपने हिसाब से उसको यूज करने की उन्होंने कोशिश की। अब हम युवाल नोएल हिरारी की बात करते हैं कि इन होमो डियोस ये पोस्टुलेटेड दैट इन द कमिंग एज ऑफ द बिग डाटा रेवोल्यूशन द डायनामिक्स ऑफ द डेमोक्रेसीज विल टेक्निकली टेक्टोनिकली शिफ्ट, दोज हु ओन डाटा विल ओन द वर्ल्ड। अब वो जो युवाल नोएल हिरारी है, उसकी जो सैपियंस किताब है, उसकी जो द 21st जो 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी उसकी किताब है, इसके अलावा वो होमो डियोस इसका इस्तेमाल करता है लफ्ज़। वो कहता है कि बिग डाटा रेवोल्यूशन के बाद ये होगा कि जिसके पास जितना डाटा होगा, दोज हु ओन डाटा विल कंट्रोल द वर्ल्ड। उसका जिसके पास डाटा है वो क्या कर सकता है, दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इफ द डाटा इज कंसंट्रेटेड अमंग द पोटेंशियली नैरो ऑटोक्रेटिक रूलर्स, अगर वो चंद जो पावरफुल ऑटोक्रेटिक रूलर्स है उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि शी जिनपिंग है, व्लादिमीर पुतिन है, तो वो क्या कर सकते हैं, विल ब्लैक स्लाइड्स इनटू इरूजन एंड डिप्रेशन, और वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लमैटिक जो है चीज़ें मुक्त पूरी दुनिया के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये है, ये मेन क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ वेदर टेक्नोलॉजी एंड एआई विल बेनिफिशियल और डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेसी इज कम्प्लेक्स। अब ये मसला है कि क्या एआई के आने के बाद डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी या एक सेटबैक है। इसके ऊपर डिबेट आ सकती है, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। One of the significant benefits of the technology and AI for democracy is the improvement of access to information। अब इसमें सबसे बड़ा जो हम बात करें इसमें लेगोक्रेसी के अंदर, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है हमें नज़र आ रहा है, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी भी कोने में दुनिया में बैठे हैं, आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। For instance, a social media platform and online forums allow citizens to express their opinions and concern to policymakers। Social media के अंदर within just seconds, just like fire in the forest, इतनी तेज़ी से वो मतलब आपकी न्यूज़ उससे भी बल्कि तेज़ी से जो है विद द स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूरे ग्लोब में वो फैल जाती है। ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म हमें नज़र आ रहे हैं, अलग जैसे कि ई वोटिंग का सिस्टम है, इनेबल सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग प्रोसेस विदाउट द नीड फॉर फिजिकल प्रेजेंस। कोई नहीं जा सकता, वो फॉरेन में बैठा है, वहाँ से वोट कास्ट करे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे फॉरेन डायस्पोरा है पाकिस्तान के अंदर, वो ई वोटिंग के जरिए पाकिस्तान के अंदर वोट कर सकता है, तो ये एक बेनिफिट है। टेक्नोलॉजी एंड एआई कैन आल्सो हेल्प टू प्रमोट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। इसके जरिए से आप सर्टेन रिकॉर्ड देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लीडर को या किसी को चूज़ करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव को, आप क्लिक करोगे, देखोगे कि उसने पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसका जो है एनुअल रिपोर्ट क्या है, उसकी जो है मतलब 5 सालों की 5 ईयर रिपोर्ट क्या है। आप देखोगे उसने क्या क्या काम किया, उसके पास इतने पैसे हैं तो उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए। आप उससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसको वोट दे सकते हैं। आप एक अच्छा एक लीडर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। इसके अलावा हेल्प टू इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी कि आपके पास रिकॉर्ड होगा। मज़ीद अगर हम बात करें, इससे हम करप्शन और फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो ब्लैक साइड के ऊपर कि टेक्नोलॉजी इसके रिस्क क्या हैं। अब एक साइड तो हमने देख ली तस्वीर का, तस्वीर का अब दूसरा रुख देखते हैं कि अब एआई के नुकसानात क्या हो सकते हैं फॉर डेमोक्रेसी। नंबर 1, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। आप जो को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैनिपुलेट भी तो हो सकती है ना, उसके अंदर गलत चीज़ें भी तो ऐड की जा सकती हैं। जो उसके अंदर जो है चेंजेस इस तरह इंजीनियर उसको इस तरह किए जाए कि असल इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया जाए, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंस हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर रोल इन स्प्रेडिंग। जैसे कि आज हमें सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ नज़र आती है, प्रोपेगेंडा नज़र आता है, हेट स्पीचेस नज़र आती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेररिज्म, इसको टेररिस्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिवली, और लोगों को प्रोपेगेट कर सकते हैं नेगेटिव आइडियोलॉजी को, तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो इससे ये भी एक नेगेटिव इसकी साइड है। इसके अलावा दिस प्लेटफॉर्म्स यूज एआई एल्गोरिथम्स
algorithms to curate new feeds, and these algorithms can be used to manipulate public opinion, undermine democratic processes. अब वो जब पब्लिक ओपिनियन के साथ वो खेलेंगे, इससे क्या होगा कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी क्या कर देंगे, अंडरमाइन कर देंगे। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल था, एक हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल है। किस तरह एक डाटा को माइन किया जाता है, प्रोफाइल किया जाता है, उसके अंदर फिर पब्लिक ओपिनियन को उसके मुताबिक चेंज किया जाता है और पॉलिटिक्स खेली जाती है। अब ब्रिटिश पॉलिटिकल ये कंसल्टिंग फिल्म थी वाज हायर्ड बाय द ट्रम्प। इसको ट्रम्प ने हायर किया था, इसको कैम्ब्रिज एनालिटिका को। कंपेन जब उसकी हो रही थी 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसने डाटा इस्तेमाल किया फेसबुक का। वहाँ का डाटा इस्तेमाल करके उसने वोटर्स को टारगेट किया और टेलर्ड पॉलिटिकल एड्स लगाए, मतलब एडवर्टाइजमेंट इस तरह की कि लोगों के ओपिनियन को अपने साइड पे उसने ले लिया और उसको गेन कर लिया हासिल। द स्कैंडल एक्सपोज द रिस्क ऑफ कलेक्टिंग एंड यूजिंग डाटा विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ यूजर एंड रेज्ड कंसर्न अबाउट द रोल ऑफ डाटा माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग इन पॉलिटिक्स। अब इसमें ये हुआ कि आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट जो है जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके कंसेंट के बगैर कोई लेता है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला जो पॉइंट है इसके ऊपर, AI कैन बी यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन्स टू एनालाइज वोटर डाटा एंड प्रेफरेंसेस एंड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन वोटिंग बिहेवियर। ये पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है, नेगेटिव साइड की तरफ भी जा सकता है कि आप वोटिंग बिहेवियर देखते हो कि वोटर अब क्या चाह रहे हैं, किसकी तरफ जो है उनका झुकाव ज़्यादा है, किस तरह उस झुकाव को कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मज़ीद अगर हम बात करें, this can help political parties to tailor their message and campaign strategies to appeal to different groups of voters। वो फिर उस ट्रेंड, उस रुझान के मुताबिक अपनी जो है आइडियोलॉजी को वो शेप करेंगे। However, there are also concerns that this type of data analysis could be used to manipulate public opinion and undermine the democratic process. AI becomes more advanced and it may play an increasingly important role in decision making processes in politics। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका रोल बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल, AI could be used to analyze policy proposals, evaluate effectiveness of different strategies, forecast the outcome of different scenarios। मतलब जो एक ह्यूमन काम कर रहे थे इतने मेगा लेवल पे, अब वो AI के जरिए से हम कर सकते हैं। चैट GPT फॉर एग्जांपल, इसमें और सी बहुत से एग्जांपल कोट कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो रिस्क दैट द AI could be biased। AI क्या हो सकती है, बाइस्ड भी हो सकती है और इसमें डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो ओपेक हो सकता है, मतलब मुबहिम हो सकता है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हो सकता है। AI becomes more powerful, it has the potential to disrupt the traditional political structure and power relationship. For example, AI-powered tools could be used to organize political movements and coordinate protest and demonstration. This could challenge the existing power structure and lead to a decentralized and grassroots approach to politics। अब इसमें हमें जो खानदानी निज़ाम नज़र आ रहा है, जिसमें चंद खानदान हुकूमत कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, अब वो चीज़ टूट सकती है इसके ज़रिए से। बेनिफिट भी है इसका, कि मतलब ये है कि अब AI के ज़रिए से आप लोगों को ऑर्गेनाइज करो, इकट्ठा करो, डिमॉन्स्ट्रेशन करो, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करो। अब वहाँ पे आपको ना उस तरह की वेल्थ की ज़रूरत है, ना उस तरह का वो ख़ानदानी असर व रसूख की ज़रूरत है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को थ्रू AI ऑर्गेनाइज करो और उस हुकूमत को रन करो। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड, लेकिन इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ये इसकी हमने बात की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सिग्निफिकेंट जो थ्रेट है इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स अब्यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल देयर पीपल। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि AI को जो हुकूमत है नेगेटिवली भी तो इस्तेमाल कर सकती है ना, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन लुकिंग फॉर वे टू मेंटेन देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर द सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए उनके पर्सनल डाटा आपको किसी के पास है, वो किस तरह वो मिसयूज़ कर दें और आपको ब्लैकमेल कर दें। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। With the advent of AI, they have a new tool at their disposal that can be used to keep a watchful eye on the population. This can lead to a scenario where privacy is a thing of the past and people have every move is monitored. वो छोटी छोटी जो एक्टिविटी है एक बंदे की वो भी वो देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. दिस इज प्रॉब्लम विद AI. नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ AI इज इन सर्वेलेंस कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन सोसाइटी. इसका जो है एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर. इट कैन लीड टू द इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. इससे जो है आपकी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं, राइट टू प्राइवेसी, वो मुतासर होगा. तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए सेटबैक के तौर पर साबित होगा. मतलब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हमारी प्राइवेसी हमारे पास राइट है, लेकिन अगर आप किसी के पर्सनल राइट को, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आप उसकी ले रहे हो, तो आप उसका मतलब है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हो. वेयर पीपल आर अफ्रेड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज और एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज फॉर फियर ऑफ बीइंग मॉनिटर्ड. कोई फिर बात नहीं करेगा, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके पास नहीं. वो कहेंगे हमने ये बात की तो मे बी हमें हमारे ऊपर कोई जो है क्या कहते हैं उसको, गद्दारी का केस हमारे ऊपर ना हो जाए, हमें पकड़ के लेके ना चले जाएं, तो वो उनके ऊपर डर होगा. दिस कैन हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच. फिर फ्री स्पीच का
तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, विच इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इसके ऊपर तो जमहूरियत खड़ी होती है। अगर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही छीन लिया उस मुल्क से, देन यू हैव द मूव आउट डेमोक्रेसी फ्रॉम डेमोक्रेटिक बिहेवियर फ्रॉम अ सर्टन पर्सन और इंडिविजुअल। अब इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं चाइना की। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम है, इज लाइक परसिस्टेंट ऑनलाइन नैनी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग सिटीजन बिहेवियर। उसमें वो क्या कर लेते हैं, अपने सिटीजन के जो बिहेवियर उनको देख रहे होते हैं, हैंडिंग आउट ग्रेड्स लाइक अ टफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर, और उसको फिर ग्रेडिंग कर रहे होते हैं कि इसका बिहेवियर सोसाइटी में क्या है, और उसको फिर वो जैसे एक स्कूल में ग्रेडिंग होती है ना, A B C, इस तरह के सिटीजन में उनको ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी टाइप ऑफ बिहेवियर। दिस AI प्रोग्राम असाइन ईच पर्सन अ स्कोर बेस्ड ऑन देयर एक्शन विच कैन इफेक्ट देयर एबिलिटी टू ट्रैवल बाय हाउस और गेट अ डेट। फिर उसके हिसाब से इसको पॉइंट्स देते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसे था, इसको इतने नेगेटिव पॉइंट है, इसको इतने पॉजिटिव पॉइंट है। उस हिसाब से फिर अगर वो कहीं भी जॉब लेने जाता है, घर लेने जाता है, बैंक में जाता है, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया, उसको देखा जाता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक फिर उसको जज किया जाता है। दिस इज प्रॉब्लम। बट while the Chinese government hails the system as a marvel of modern technology, it raises serious concern about neglecting democratic norms. ये democratic norms के खिलाफ है। After all, the social credit system is essentially a way for the government to control citizens. इसके अंदर आप citizens को control करते हैं। मजीद अगर हम बात करें, AI can help to increase efficiency, transparency and accuracy in democratic process such as the election monitoring and vote counting, लेकिन इसके नेगेटिव साइड भी हमने इसकी बात की। मजीद अगर हम बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट में, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, इसके ऊपर हमने बात की कि आर्टिकल 14 हमें राइट टू प्राइवेसी देता है, लेकिन अब लीक्ड ऑडियोज़ की बात करें, हमारे इवन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज़ लीक हुई हैं, मिनिस्टर्स की ऑडियोज़ लीक हुई हैं, मुख्तलिफ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनके ऑडियोज़ लीक हुई, तो ये सारी एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, आप किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हो। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर हमारा लास्ट जो है एंगल है वो बच जाएगा डेमोक्रेसी एज अ फेलियर इन पाकिस्तान क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। It is widely believed that the capitalism is seriously hurting democracy in 21st century। जो कैपिटलिज्म है या सरमायादाराना निज़ाम है वो डेमोक्रेसी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। वेल्थ जनरेशन हैज़ ओवरटेकन ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को पीछे छोड़ दिया है। लोगों से इनको कंसर्न नहीं है कि एक फैक्ट्री का ऑनर है, उसको प्रॉफिट से है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद अ पर्सन, उसकी पर्सनल लाइफ से उसको क्या मजबूरी है, ही हैज़ नथिंग टू डू, उसको काम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट। इन अ वर्ल्ड ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल्ड थ्रू कैपिटलिज्म, परसेंट ऑफ द सुपर रिच कंट्रोल 46% ऑफ द वर्ल्ड। 1% जो लोग हैं दुनिया का 46% जो है, 46% जो एसेट्स हैं उसको कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, 46% ऑफ द वर्ल्ड एसेट। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इंश्योर्स गुड गवर्नेंस बट इन ओवर टाइम्स इट इज़ अंडर सीरियस थ्रेट फ्रॉम कैपिटलिज्म। अब जहाँ पे कैपिटलिज्म उसको थ्रेट कर रहा है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसीज आर आल्सो अंडर थ्रेट फ्रॉम द राइज ऑफ रिलीजियस, इसके अलावा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से भी खतरा है इसको, एथनिक एक्सट्रीमिज्म से भी खतरा है, सोशल एक्सट्रीमिज्म से भी इसको खतरा है, एज वेल एज ब्रूटैलिटी बाय ट्रांसनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स, दहशत गर्दों से भी इसको खतरा है। The government is either incapable or hesitant to safeguard citizens from such radical group. These developments undermine democratic values. Due to internal violence and conflict, several African states have collapsed or become dysfunctional. A great read to understand democratic situation in the country. अब यहाँ पे बात सिर्फ यही है कि जिन जिन ममालिक के अंदर जिन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया चैलेंजेस को, आज वहाँ पे जमहूरियत बहुत मजबूत है, लेकिन जो ममालिक नाकाम होगी वो डिसफंक्शनल और प्राया स्टेट बन गए। प्राया स्टेट का मतलब होता है अनटचेबल स्टेट्स, जिनसे कोई कनेक्शन ही नहीं रखना चाहता, वो स्टेट्स बन गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम अपने जो सेशन है उसका इख्तिताम करेंगे, तो वो है डेमोक्रेसी एज अ फेलियर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एक फेलियर के तौर पे हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर हमने पहले भी एनालिसिस में चैलेंजेस के प्रीरेक्विजिट्स की बात करी थी, साथ साथ मैंने ये सारी वीकनेसेस बता दी थी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल क्यों है, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं ताकि जो है हमारे कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम बात करें तो उसके कुछ की इंडिकेटर्स हैं। जिस मुल्क के अंदर सोशल स्टेबिलिटी होती है ना, वो मुल्क जो है उसके अंदर डेमोक्रेसी मजबूत होती है। पाकिस्तान के अंदर हम क्या देख रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक है, इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग होती है, और पाकिस्तान के अंदर हमने बात की इकॉनमी बहुत वीक है, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होते हैं वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी डीरेल किया गया 33 सालों के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान के अभी भी हमें नज़र आता है कि बाज़ जगहों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस, उनकी वायलेशन हमें नज़र आती है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ वायलेट नहीं कर रहे, यू आर आल्सो वीकनिंग द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान।
इसके अलावा हमने रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात की, वो भी, और इसके अलावा इकोनॉमिक हमने कंडीशंस की बात की, तो ये सारी चीज़ें, रूल ऑफ लॉ की बात की। तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को वीक कर रही है। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज़ अ फेल केस, डेमोक्रेसी एज अ फेलियर इन पाकिस्तान हमें नज़र आ रहा है। कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी आर एजुकेशन, मेरिट ओरिएंटेड पोलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ द लॉ। तो इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें, अब जो प्लूरलिस्टिक कल्चर्स होते हैं ना, वो वाली वहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है मजबूत होती है। अब हम एक रिपोर्ट को कोट करते हैं। According to a survey by Democracy Index, 80% of Pakistani think that the democracy is important for Pakistan, while 52% of the same people think that the country is not democratic enough to be considered a mature democracy. पाकिस्तान के अंदर 80% लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन 52% ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेच्योर डेमोक्रेसी है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। According to the Gallup Pakistan End of the Year Report 2021, Pakistan considered the military as a better institution compared to the civilian government. तो इसके मतलब जो है एक मे बी ये रिपोर्ट किस हद तक ठीक है, वेरिएबिलिटी आई डोंट नो, लेकिन गैलप सर्वे हुआ था पाकिस्तान का, उसके मुताबिक 67.4% लोग ये समझते हैं कि मिलिट्री जो है एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है जो गवर्न कर सकता है, और जो 62% ये समझते हैं कि जो सिविलियन है वो अच्छे से कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी की बात करें तो 54% ये समझते हैं कि मिलिट्री कर सकते हैं, 51% समझते हैं कि सिविलियन कर सकते हैं। करप्शन के हिसाब से 51% मिलिट्री के ऊपर इत्मीनान उन्होंने शो किया, 40% और सिविलियंस के ऊपर, और लॉ एंड ऑर्डर में 70% उन्होंने मिलिट्री के ऊपर किया और 50% जो है सिविलियंस पे किया। अब ये रिपोर्ट किस हद तक जो है एक्यूरेट है आई डोंट नो, लेकिन जो रिपोर्ट है कोट कर दिया आपके सामने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शंस टर्न आउट एंड इट्स रिलेशन विद डेमोक्रेसी, कि किस मुल्क में लोग वोट कितना देने जाते हैं और उसका रिलेशन क्या है डेमोक्रेसी के ऊपर। अब हम बात करते हैं, although Pakistan started off on the right note as the first general election held on the basis of universal adult franchise, पाकिस्तान में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1970 में हुआ था, उसमें जो वोटर टर्न आउट थी वो 63% थी, 63% थी, और वोटर टर्न आउट इन सब्सिक्वेंट जनरल इलेक्शन कुड नॉट मैच दैट, और वो 63% कभी भी हमें अचीव नहीं हुई। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के अंदर कितनी इतनी टर्न आउट बाद में कभी हमें नज़र ही नहीं आई। 1985 में देख लेते हैं, वोटर टर्न आउट जो है वो 35.4% थी, और इसके अलावा द लोएस्ट टर्न आउट ऑफ सॉरी उसमें 1997 के जनरल इलेक्शंस में 35.4% थी लोएस्ट, और 2013 के इलेक्शन में 53.62% थी। मतलब ये थे कि 100 में से 53.62% लोग जो हैं वो वोट देने गए थे। 2018 के इलेक्शंस में देख लें वो 51.5%, तकरीबन हाफ जो लोग हैं वोट देने ही नहीं गए। Pakistan does not compare well on the state of voter turnout with other countries of the world. The average global voter turnout computed by the Stockholm-based International Institute for Democracy and Electoral Resistance since 1940s is around, दुनिया में अगर एवरेज टर्नआउट देखें तो 76% है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है वो 45%, 50% यहाँ तक रही है। तो एवरेज टर्न आउट इतनी रही है। अमंग 169 कंट्रीज हुज डेटा हैज़ बीन कंपाइल्ड, पाकिस्तान सैलरी स्टैंडर्ड 165, 169 ममालिक में पाकिस्तान 165 नंबर पे है वोटिंग टर्न आउट के अंदर। तो दिस इज़ अ पैथेटिक कंडीशन इन पाकिस्तान। सो ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है कि आपके लोग वोट देने ही नहीं जाते। आगे हम बात करें एनोक्रेसीज are in countries in transition towards full democracy after having experienced non-democratic rule in the past but are not fully committed to democratic practice, divided elites, inequality। अब जहाँ पे एनोक्रेसीज है ना, मतलब ना वो फुली डेमोक्रेटिक है ना वो मतलब ऑटोक्रेटिक है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वालिटी है, वायलेंट चैलेंजेस हैं, और इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, और से बहुत से मसाइल जैसे कि लीबिया, यमन है, इजिप्ट है, कम्बोडिया है, थाईलैंड है, कोंगो, सोमालिया, सूडान, तो ये सारे जो एनोक्रेसीज इनको हम कह सकते हैं। पाकिस्तान एक प्रीटोरियन डेमोक्रेसी है इन विच मिलिट्री डोमिनेट्स। प्रीटोरियन डेमोक्रेसी का मतलब है पाकिस्तान में मिलिट्री डोमिनेट करती है, गाइड्स द बेसिक रूल ऑफ द गेम। जो सिविलियन गवर्नमेंट है हैव वेरी लिटिल से ओवर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ द स्टेट लाइक डिफेंस, फॉरेन एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर तो सिविलियंस की बहुत लूज ग्रिप में नज़र आती है पाकिस्तान के अंदर। सो अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो इस तरह कर सकते हैं कि पाकिस्तान in papers is a democratic state, but in realistic terms an engineered democracy because of the role of the certain powerful actors who intervene in the democratic process and derail the democratic process of Pakistan। लेकिन अगर प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी हम पूरे करें तो हम भी एक मजबूत डेमोक्रेसी बन सकते हैं।
और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसीज को हमें डील करें, और पॉजिटिवली हम जो ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट्स होती रहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस से हम निपट लेते हैं, या जो मतलब हमारे मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उससे हम डील कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी पॉसिबिलिटी है एक स्ट्रॉन्ग जो डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। जैसे कि हम पीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इन अ डेमोक्रेसी द वेल बीइंग, इंडिविजुअलिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी सिटीजन। वो इतनी ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। किस लिए अहम है? एक मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी, पीस और हैप्पीनेस लाने के लिए। तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पीस और हैप्पीनेस जो है वो डिपेंड करती है कि पाकिस्तान एक कितना एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। और पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनने के लिए क्या होना चाहिए कि एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, इसके अलावा मिडिल क्लास के जो है रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना होगा, टॉलरेंट सोसाइटी बनना होगा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करना होगा, मीडिया को फ्री करना होगा, और विद सर्टेन चेक्स, जो मतलब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन ना हो, तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ टॉलरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको प्रमोट करना होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करना होगा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी को कायम करना होगा। तभी पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कायम हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी, और इसमें हमने मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बात की। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।